जी बिजनेस के सभी दर्शकों को महानवमी और दशहरा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ सोमवार सुबह की शुरुआत करते हैं पावर ब्रेकफास्ट के साथ और देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग शुरुआती संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे निकल कर आए हैं। थोड़ी ढीली शुरुआत गिफ्ट निफ्टी में आज दिख रही है, जो कि 13-14 पॉइंट्स इस समय नीचे है। डाउ फ्यूचर्स पर हालांकि नजर डालें 50-51 पॉइंट्स की वहां स्ट्रेंथ है। नास्डैक फ्यूचर्स भी 40 अंक ऊपर है। एशियन मार्केट्स लड़खड़ाए हैं, 90 अंकों की गिरावट निके में दिख रही है और बाकी मार्केट्स भी कुछ हल्की कमजोरी लेकर खुले हैं। कमोडिटी मार्केट में बीते 2 हफ्तों की जो स्ट्रेंथ है उस पर ब्रेक लगता दिखा आज मंडे मॉर्निंग। ऊपरी स्तरों से है प्रेशर। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज के लिए, कैसे अपडेट्स हैं, पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप मॉर्निंग, पहले तो महानवमी की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जरा बताइए क्या हो रहा है मार्केट्स में। त्योहार का सीजन है, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। अच्छा होता अगर अच्छे संकेतों के साथ इस हफ्ते की और त्योहार की हम शुरुआत करते, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा आपको आते हुए नहीं दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इतने खराब संकेत भी आपके लिए ओवर द वीकेंड नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स फ्राइडे का सेशन होता है, वीकेंड सेशन होता है, तो वहां पर थोड़ी नर्वसनेस रहती है बाजार में, जो हमारे बाजार में भी फ्राइडे को दिखी थी और अमेरिकी बाजारों में भी आपको फ्राइडे को दिखी। बट उसके बाद ओवर द वीकेंड सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब नहीं हुई है, अगर आप इजराइल हमास की बात करें या फिर बाकी ग्लोबल संकेतों की बात करें। इसलिए आज सुबह हालांकि आपको संकेत ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बट एशिया के बाजारों में सुस्ती दिखेगी। वो नर्वसनेस नहीं है, वो पैनिक नहीं है जो पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग हम देखा करते थे। तो नरम संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे को कुछ ज्यादा खास अमेरिकी बाजारों में अच्छा वाला तो एक्शन हुआ नहीं, बट खबरें उतनी खराब ओवर द वीकेंड नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आज सुबह एटलीस्ट मूड बिगड़े। तो सुस्ती है, देखते हैं फिर थ्रू द डे हम कैसे रिएक्ट करेंगे। बट ऑफकोर्स फ्राइडे को लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट आपने आती हुई दिखी। करीब 285 अंक डाउ फिसलकर दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो जो पिछले 3 सेशन में डाउ की गिरावट हो रही है वो 850 ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की गिरावट आपने होती हुई देखी है, तो वो कमजोरी अभी भी बरकरार है। नास्डैक में ज्यादा गिरावट थी, 1.5% टूटा, क्योंकि कुछ दिग्गज नतीजों का भी आपको रिएक्शन आते हुए दिखा। थोड़ी आईटी में नर्वसनेस भी थी। S&P 500 और रसल 2000 दोनों करीब 1.25% गिरे। तो ब्रॉड बेस सेलिंग एक बार फिर से 3 दिन से हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में एक ब्रॉड बेस सेलिंग आती हुई दिख रही है। साथ ही इनका विक्स भी ऊपर गया और अब 7 महीने की ऊंचाई पर विक्स आते हुए दिख रहा है। नतीजों का तो आपको रिएक्शन आ रहा है, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो अमेरिकी बाजारों पर दबाव डाल रहा है वो है इनकी बढ़ती बॉन्ड यील्ड। 16 साल में पहली बार हमने देखा कि इनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 5% के पार जाती हुई दिखी। आज सुबह थोड़ा वापस 5% से नीचे आई है, बट हमने देखा कि फ्राइडे को जुलाई 2007 के बाद पहली बार 5% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड ली है। तो उसका प्रभाव, उसका डर जो पिछले हफ्ते पूरे हमें दिख ही रहा था अमेरिकी मार्केट्स में, वो आपके लिए बना रहा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते गिरावट भी थी। डाउ रिलेटिवली उतना खराब नहीं था, 1.5% की गिरावट डाउ में आपने देखी है, बट S&P 500 आपका 2.5% लुढ़का है और नास्डैक में 3.25% की गिरावट है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट नास्डैक लेकर बंद हुआ है। तो आईटी का डेफिनेट प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आपके लिए बढ़ती हुई दिख रही है। यूरोप में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था, 1.5% की गिरावट थी। आज सुबह के लिए एक अच्छी बात है कि कमोडिटी के दाम पिछले हफ्ते के सर्ज के बाद अब आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। तो 4 दिन हमने देखा लगातार सोने में अच्छी खरीदारी हुई, 3 महीने की ऊंचाई पर गया, वहां से फिर सोने में आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में भी बीते हफ्ते करीब 2% की तेजी थी। अब आज सुबह आप देख रहे हैं कि 92 के नीचे 91.50 पर कच्चा तेल आ गया, तो थोड़ी राहत वहां से आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में तो खैर सुस्त कारोबार बना ही हुआ था, तो वहां पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, थोड़ी बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई है। तो जो फैक्टर्स पिछले हफ्ते हमें परेशान कर रहे थे, आज सुबह जैसे मैंने कहा उतने खराब नहीं है, क्योंकि ओवर द वीकेंड कुछ ज्यादा बड़ा नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बट ये हफ्ता बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्यूज आएंगे। सबसे पहले तो अर्निंग सीजन है, दिग्गज आईटी के नंबर्स आने वाले हैं। अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे नंबर्स अपने रिपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं नास्डैक जो 3.25% पिछले हफ्ते गिरा है, उसमें इस हफ्ते क्या होते हुए दिखेगा। कोको कोला, बोइंग, GE, जनरल मोटर्स, इसके भी नंबर्स आएंगे, तो वहां से भी आपको बाजार में रिएक्शन दिख सकता है। इसके अलावा यूएस का Q3 GDP डेटा फर्स्ट रीडिंग इसकी आने वाली है। 4.1% ग्रोथ का अनुमान है, तो काफी मजबूत रह सकता है। अब ये आगे की फेड पॉलिसी इंडिकेशंस के लिए क्या निकल कर आता है वो समझना जरूरी रहेगा। साथ ही सितंबर का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, और फेड पॉलिसी जो 1 नवंबर को आने वाली है उससे पहले ये आखिरी मेजर डेटा आपके लिए आते हुए दिखेगा, तो इस पर भी बाजार का रिएक्शन दिख सकता है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आएगी। इससे पहले लगातार 10 पॉलिसीज में हमने रेट हाइक देखी है,
इस बार अनुमान है कि शायद पॉज आपको आते हुए दिखे। तो काफी कुछ होने वाला है अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। इंपॉर्टेंट हफ्ता है, एटलीस्ट ओवर द वीकेंड कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है। देखते हैं इस हफ्ते हम कैसे बिहेव करेंगे। चलिए, तो डेटा पैक्ड, इवेंट पैक्ड पूरा हफ्ता है और हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए, मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के, उसमें हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, सबसे पहले तो विजयदशमी की, महानवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए आज हमें कैसे ट्रेड करना है? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको और हमारी पूरी टीम और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संकेत ग्लोबल मार्केट्स के देखेंगे तो खराब है और हमारे अपने बाजारों के देखेंगे तो अच्छे हैं, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। जहां एक और अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे चौथे दिन अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। बॉन्ड यील्ड्स और आपके डॉलर इंडेक्स भी अभी ऊंचे ही बने हुए हैं। हल्का सा कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आने के संकेत दे रहा है। देखते हैं अभी वहां पर किस तरह के संकेत आगे मिलते हैं। लेकिन जिस वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है, ज्यादा कमजोर नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये कि वीकेंड पर जो नंबर्स आए हैं, कहीं भी नंबर्स में किसी भी रिजल्ट्स में ऐसा नहीं कि आपको जोर से झटका लगे। और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो है वो बेहद मजबूत है और कहीं कुछ ना कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी उसी पर आपको अच्छा संकेत दे रहा है। आरबीएल बैंक के नंबर्स ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स ठीक ठाक हैं, मतलब कहीं भी कोई बहुत बुरे नंबर्स आए हो वैसा है नहीं। एल फाइनेंस ने भी ठीक नंबर पेश किए हैं। तो आई थिंक उस वजह से थोड़ी सी आपको रिकवरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में निचले स्तरों से आते हुए दिख रही है। मेरा ये समझना है कि आज और परसों, कल चूंकि छुट्टी का दिन है, ये 2 दिन आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका देंगे निचले स्तरों पर। और मंथली एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से बाजार वापस से रिकवरी के मूड में आ सकते हैं और वहां से लेकर दिवाली तक बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। सो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज 19,335 19,435 की है आज और परसों के लिए। आज से वहां पर आपको नजर रखनी है। फिलहाल आज के लेवल्स में आपको दे दूं 19,385 19,485 ये सपोर्ट रेंज है आज निफ्टी के लिए आज से। और ऊपरी स्तरों पर आपको जो रेंज मिलेगी वो 19,600 675 है, जहां पर आपको ऊपर भी सप्लाई आ जाती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी तो 43,550 43,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, वहां रुकने की कोशिश भी कर रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने वही लो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आज आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद वो लो टूटना नहीं चाहिए। जो सपोर्ट रेंज है मजबूत 43,350 43,550 की रहेगी बैंक निफ्टी पर और ऊपरी स्तरों पर 44,200 तक जाने की कोशिश एक बार बैंक निफ्टी की हो सकती है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज मजबूती अगर बनती है तो उसकी लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से, बैंक निफ्टी से आती हुई दिखेगी और निफ्टी में भी बहुत ज्यादा कमजोरी होगी, इसकी संभावना कम है। फ्लैट खुले तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, अच्छे लेवल पर आने दें, वहां पर खरीदारी करें। और अगर मजबूत खुले तो ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि कल फिर से छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा आज वॉल्यूम और एक्शन कम रहने की उम्मीद है। बट ओवरऑल आज और परसों 2 दिनों के लिए रुझान ये है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि वीकेंड पर जो नंबर्स आए हैं वो किस प्रकार के रहे और खबरों के दम पर आज कहां कहां ट्रिगर्स हैं और एक्शन देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरमान के पास। अरमान, मॉर्निंग वीकेंड पे तो पहले बताइए कौन कौन सी कंपनी ने नंबर्स जारी किए हैं और रहे कैसे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक की। यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं सभी पैरामीटर पर। अगर आप देखें निम्स, हालांकि अगर आप देखें थोड़ा बहुत कंप्रेशन जो है वहाँ पर जो अनुमान था उससे थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। एनआई लगभग 24% के आसपास बढ़कर आए हैं, मुनाफे में 36% का उछाल है और निम्स अगर आप देखें तो 4.78% से कम होकर 4.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं, 4.53 के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान था 4.6% का। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। एनआई लगभग 23.5% बढ़कर आई है। मुनाफा बात करें, मुनाफे में भी 24% का आपका उछाल दिखेगा और प्रोविजंस पर यहाँ पर बढ़ के आते हुए दिखे हैं, लगभग 2.7 टाइम्स जो है प्रोविजंस बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और निम्स की अगर आप बात करें, जो अनुमान था 5% के आने का, उससे कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो बेहतर आए, 5.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। एनआईए की बात करें लगभग 12% बढ़कर आई है, मुनाफा 47% बढ़कर आता हुआ दिखा है और निम्स की बात करें तो 11.7% से इम्प्रूव होकर 12.2% पर आते हुए दिखे हैं। आरबीएल बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं नतीजे। एनआईए लगभग 26% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफा अगर आप देखेंगे, मुनाफा 294 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान अगर आप देखें 300 करोड़ का था और प्रोविजंस में भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 18% के आसपास गिरकर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है, जो कि अनुमान भी था 16.4% से इंप्रूव होकर 23.3% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी अगर आप बात करें तो 24.3% का था। पेटीएम यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। आय में लगभग 32% की बढ़ोतरी है, और अगर आप घाटे की बात करें तो 572 करोड़ से गिरकर 292 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 37% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा दोगुना होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में बढ़त है 37.3% से इंप्रूव होकर लगभग 57.7% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको 83% के आसपास का जो है डबल दिखेगा। आईडीबीआई बैंक अंत में यहाँ पर एनआईआई लगभग 12% बढ़े हैं। मुनाफा 60% बढ़कर आता हुआ दिखा है, और निम्स भी थोड़े से इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं। 4.37 के से बढ़ अगर आप देखें थोड़े बहुत घट कर आते हुए दिखे हैं। निम्स 4.37 से कम होकर 4.3%, और अगर आप देखें निम्स क्यू की बात करें तो वहां पर भी घट कर आते हुए दिखे हैं। 4.8% से गिरकर 4.3% पर आते हुए दिखे। ये तो बात हो गई उन नंबर्स की जो ओवर द वीकेंड है, लेकिन अरमान आज भी नंबर्स आने वाले होंगे, ट्रिगर्स भी होंगे आपके पास, और खबरों के दम पर तो एक्शन दिखेगा ही। बिल्कुल। नतीजों में आज एफएनओ में आपको टोरेंट फार्मा उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में केवल किरण, महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा हॉलीडेज, पीएनबी हाउसिंग और आदि जैसी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक लगभग 7.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है लिस्ट होंगे। एनबीसीसी इंडिया इनका जो ई ऑक्शन के जरिए वो जो दिल्ली में कमर्शियल स्पेस है वो बेचेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित में जो कमर्शियल स्पेस की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो स्थित है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया इनका 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन वो खत्म होता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से आईआरएम एनर्जी जिनका फाइनल अपडेट है, QIB लगभग 44-45 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 27 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 9 गुना है, और QIB का जैसा मैंने कहा लगभग 45 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। बिजनेस अपडेट्स में अब्रॉय रियल्टी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि Q2 FY24 में कॉन्जो बेसिस पर अगर कंपनी की बुकिंग जो है वो अगर आप देखें उनकी बुकिंग्स नंबर ऑफ बुकिंग्स जो है उनकी संख्या में लगभग 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, और वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे पर वैल्यू के हिसाब से 16.5% के आसपास की गिरावट है। खबरों में ज़ायडस लाइफ साइंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और अगर आप यूएस में इस दवा का अगर आप मार्केट देखेंगे लगभग 8,240 करोड़ के आसपास का है। संवर्धन मदरसन बोर्ड ने एरोस्पेस, हेल्थ और मेडिकल उपकरणों के कारोबार से जुड़ी 3 कंपनियों के अधिग्रहण को मंजूरी कर दी है, और तीनों अधिग्रहण जो है लगभग 380 करोड़ में जो है कंपनी करेगी। डेल्टा कॉर्प 22 सितंबर 2023 को हैदराबाद जीएसटी विभाग ने सब्सिडरी जो है उनको 628 करोड़ का टैक्स बकाया नोटिस भेजा है। कोचिन शिपयार्ड बोर्ड की बैठक में 7 नवंबर को नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड दोनों पर विचार किया जाएगा। और अंत में इप्का लैबोरेटरीज, यहाँ पर कंपनी के मध्य प्रदेश रतलाम स्थित जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो मिला है। ऑलराइट, चलिए तो ये वो खबरें हैं जिनके जम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, बाजार पर क्या बन रही है। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी नजर कहाँ रहने वाली है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल देखिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, तो विद इन दिस स्पेस एसबीआई लाइफ जहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिले थे फ्राइडे के सेशन में, तो वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 1364 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। 1348 का वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1380 और 1410 ये 2 टारगेट्स होंगे, तो एसबीआई लाइफ एक प्रिफर्ड बेट होगी विद इन इंश्योरेंस स्पेस। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एफएमसीजी स्पेस में से कोलगेट। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, साथ ही साथ लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे भी देखने को मिले थे। तो कोलपाल 2111 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। 2085 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड पहला टारगेट होगा 2140 का, दूसरा टारगेट होगा 2170 का। ऑलराइट, बहुत धन्यवाद आपका नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बेहतरीन पिक्स एसबीआई लाइफ और कोलपाल दर्शकों को भेंट करने के लिए। कमोडिटी मार्केट की रणनीति समझ लेते हैं, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। अमित जी मॉर्निंग एक साइजेबल करेक्शन हमने मॉर्निंग एशियन ट्रेड में बनते हुए देखा है। कच्चा तेल क्या राय बन रही है? इस समय 1.25% नीचे है। जी देखिए फिलहाल हमने देखा है कि ग्राउंड पे एक्चुअली बाकी देश इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एस्केलेशन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और क्रूड का सप्लाई जो है अभी भी पर्याप्त है। इसके चलते हमने गोल्ड में भी ऊपरी स्तरों से करेक्शन देखा, और कच्चे तेल में भी प्रेशर है। मेरा मानना है कि सेलोन वैलीज की रणनीति अपनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस।
इंट्राडे में मैं कहूँगा कि 7,400 के करीब अगर प्राइस मिले तो वहाँ पर बिकवाली करें। 7,470 के ऊपर के स्टॉक होंगे जो रिसेंट हाइस थे, और मेरा मानना है कि 7,220 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं एमसीएक्स पर। चांदी में क्या करना है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी लेकर शुक्रवार को बंद हुए हैं? जी बिल्कुल सही, लेकिन इस यहाँ पर भी हमने देखा कि $2,000 के करीब स्पॉट गोल्ड में लगभग हाइस बने थे, जिसके बाद हमने मुनाफा वसूली देखी थी और $1,982 के करीब के क्लोज स्पॉट गोल्ड में दिखे थे। मेरा मानना है यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी हो सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमने $1,810 से लेकर लगभग $180 की रैली देखी है। मैं सेल ऑन रैलीज की सलाह देना चाहूँगा शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर भी। 61,000 के करीब एमसीएक्स गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। 61,300 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप लेना जरूरी होगा, और डाउन साइड में 60,400 तक के स्तर हमें गोल्ड में देखने मिलेंगे। सिमिलरली चांदी में भी मैं 73,500 के आसपास सलाह दूंगा सेल की। 74,200 का स्टॉप होगा और लगभग 72,000 तक का टारगेट होगा। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी। तो अक्रॉस द बोर्ड रहेगा प्रेशर, सेल ऑन राइस की रणनीति ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी के तौर पर आज उभरती नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआई यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान बताइए। जी कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर कई सारी रिपोर्ट्स आई है, जिसमें सबसे पहले सीएलए से है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 2200 से घटाकर 2050 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की है, मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट के स्टैंड को, टारगेट जो है 2250 का कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट जो है 2070 का रख रहे हैं। और जेफरीज की ही कोटक महिंद्रा बैंक पर रिपोर्ट है, डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से होल्ड पर, और टारगेट जो है वो भी बड़ा घटा रहे हैं, 2400 से घटाकर 1940 का टारगेट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक्स पर भी रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले मेंटेन ओवरवेट कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 1350 का। जेपी मॉर्गन की आईसीआईसीआई बैंक पर है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, टारगेट रख रहे हैं 1150 का। और जेफरीज की ही अगर आप बात करें आईसीआईसीआई बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1240 से बढ़ाकर 1250 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 933 का है। और सीएलएसए की जेएसडब्ल्यू स्टील पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं सेल्स से अगर आप बात करें अंडर परफॉर्म पर, और टारगेट जो है वो भी बढ़ा रहे हैं, 695 से बढ़ाकर 775 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की जेएसडब्ल्यू स्टील पर है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 585 का। और अंत में जेफरीज की ही जेएसडब्ल्यू स्टील पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 580 से बढ़ाकर टारगेट कर रहे हैं 630 का। मौजूदा भाव से वैसे भी कमी दिख रहा है, 770 का भाव। चलिए तो इन स्टॉक्स पर रखनी है नजर, क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर भी यहाँ पर जमी हुई। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यही समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।